मैं अंबिकानाथ मिश्रा, आईजी कम पीसीएसी ईस्टर्न रेलवे, अपार हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूं कि आरपीएफ एमडीएसटीआई ईस्टर्न रेलवे काचरापाड़ा के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो कि 25/10/2021 और 26/10/2021 को ऑनलाइन आयोजित होगा। सभी आशान्वित प्रतिभागी जो कि आरपीएफ रूल 72 के तहत प्रोन्नति परीक्षा में भाग लेंगे, उनके लिए यह शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि इसके माध्यम से प्रतिभागी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के बारे में सुगमता से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और सीबीटी पैटर्न से अवगत होंगे। इस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आवश्यक लिंक मेट्रो रेलवे, सीएलडब्ल्यू और ईस्टर्न रेलवे के अन्य डिवीजन को सर्कुलेट किया जा चुका है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिए गए वीडियो को सभी प्रतिभागी ध्यान से देखें और सीबीटी पैटर्न को फॉलो करें। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आरपीएफ एमडीएसटीआई ईआर कचरापाड़ा प्रमोशन गाइड चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस इनिशिएटिव को लेकर चलेंगे कि आप सीबीटी एग्ज़ाम को कैसे अटेंड करेंगे। सीबीटी एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका आगामी रूल 72 का होना है, उसमें आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके लिए फैमिलराइज करने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी, जो भी एग्ज़ाम में जो सारे पहलू हैं, एक एक चीज़ों को बारीकी से इसमें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर विकास कुमार मिश्रा है और इस वीडियो को मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ताकि आप लोग इसे आसानी से इस एग्ज़ाम को अटेंड करें और आप अपने उज्जवल भविष्य को और इस फोर्स के नाम को रोशन करें। तो सबसे पहले आपको एक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो लिंक आपको ले करके जाएगा सीबीटी के वेबसाइट पर, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। वैसे यहाँ पर मैं वो लिंक यहाँ पर है मेरे पास, मैं यहाँ से इसे क्लिक करूँगा, यहाँ पर वो लिंक है और ये HTML लिंक है, ये डायरेक्ट आपको वहाँ पर ले करके जाएगा। तो आप अपने मोबाइल को सबसे पहले तो लैंडस्केप मोड में कर लीजिएगा, मतलब कि उसका स्क्रीन टर्न ऑन कर लीजिएगा, ताकि वो आसानी से टर्न ऑन कर जाए और इस तरीके से वह पोर्ट्रेट मोड में खुल जाए। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। तो आप देख सकते हैं कि आज का दिन यहाँ दिखा रहा है थर्सडे 21 अक्टूबर। तो ये लिंक है आपका, थर्सडे 21 अक्टूबर को खुला है। इंटरनल आरपीएफ प्रमोशन एग्ज़ाम होगा, ऐसे लिखा रहेगा। किस चीज़ का होगा उसका यहाँ पर लिखा रहेगा। जैसे आपका होगा रूल 72 का होगा तो वहाँ पर लिखा होगा फॉर किस लिए, एएसआई एग्ज़ाम के लिए अंडर रूल 72। साथ ही साथ आपको देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट लिखा है। इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिलना है। अब यहाँ पर आपको एक दुविधा आएगी कि यहाँ पर कुछ लोग इंग्लिश में यह लिखा हुआ है तो कहेंगे हिंदी में नहीं आएगा। आएगा। हिंदी में लाने के लिए क्या करेंगे आप, हिंदी में लाने के लिए आपको सबसे राइट कॉर्नर पर यहाँ दिख रहा होगा एक इंग्लिश का बटन। इस इंग्लिश पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह आपसे चॉइस मांगेगा 2 लैंग्वेज का, इंग्लिश में या हिंदी में, आप किस चीज़ में पढ़ना चाहते हैं। तो आप इसे हिंदी कर दीजिए। तो हिंदी करने के बाद यह अपने आप जो है फिर ट्रांसलेट होकर के हिंदी में आ गया। अभ्यर्थियों के लिए निर्देश। अब क्या है, यहाँ पर आपको ये 2 भाग में प्रश्न, भाग ए और भाग बी में रहता था, लेकिन अब जो है एक ही कर दिया गया है। भाग एक ही आपके पास रहेगा इसमें, और भाग 1 में कुल 100 सवाल रहेंगे। उस 100 सवाल में से आपको क्या होगा, 10 सवाल आपके राजभाषा से रहेंगे और बाकी के 90 सवाल अन्य चीज़ों से रहेंगे। तो इस तरीके से 100 सवाल उसमें रहेंगे। ये डेमो है, यहाँ पर देख लीजिए भाग ए में 10 और ये 90 लिखा हुआ है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 100 के 100 सवाल ही मिलेंगे अब एक ही में, जिसमें आपको 10 सवाल राजभाषा के इंक्लूड
रहेंगे। अब आपको निर्देश क्या दिया गया है प्रश्न के बारे में। परीक्षा की अवधि कितनी है? 90 मिनट्स, मतलब कि 1.5 घंटे। कुल अंक इसके हैं 80 और कुल प्रश्न आपके होते हैं 100 प्रश्न इसमें रहेंगे। और प्रश्न के 2 भाग के जगह पर सिर्फ एक ही भाग होगा। ये पुराना वाला लिंक है जिसे लेकर के आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमारे पास आया है। इसमें सिर्फ एक ही भाग होगा, ठीक है। और राजभाषा, ये भाग ये हट जाएगा। राजभाषा के 10 प्रश्न रहेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर जो है प्रयत्न करना वैकल्पिक है, ऐसा नहीं कि आपको जो है इसमें है। कुल आपको 80 सवाल हल करने हैं, जितने हों 100 में से। फिर है भाग बी में 90 प्रश्न दिए गए हैं। उस 90 प्रश्न में क्या है, ये भाग बी नहीं रहेगा, ये भी भाग बी यहाँ से कट हो जाएगा। सिर्फ आपको 100 सवाल रहेंगे, 100 में से आपको 80 सवालों को अटेम्प्ट करना है। फिर है कालानुक्रमिक क्रम में 80 प्रयास किए गए प्रश्नों के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। किसी भी अतिरिक्त प्रयास पर किए गए प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब जैसा कि आप मान लीजिए कि कुल 100 प्रश्न थे और आपने शुरू से लेकर के 90 सवालों को हल कर दिया, ठीक है। अब लेकिन इस 90 में से टेस्ट आपका कितना सही माना जाएगा? शुरू से 80 सवाल को ही अटेम्प्ट माना जाएगा। और मान लीजिए कि शुरू के 80 सवाल में से आपका 10 गलत था और बाद के जो 10 सवाल थे 80 से 90 के बीच वाले, वो 10 सही थे, तो वो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आपको क्वेश्चन को छोड़ना है, कुल क्वेश्चन 80 ही अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद क्या कहता है, उम्मीदवार को सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक जो है आपका काट लिया जाएगा। मतलब अगर आप 3 सवालों का गलत उत्तर देते हैं तो आपका एक सही सवाल भी गलत मान लिया जाएगा, वो नंबर माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा संभल करके अटेम्प्ट लेना है इन सारे सवालों का। अब आइए सवालों को जवाब देने के बारे में। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर विकल्प A, B, C, D दिया हुआ है। मान लीजिए आप किसी उत्तर का A मारना चाहते हैं, A उत्तर सही है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो टच हो जाएगा, जिसे आप उचित सही समझते हैं, मतलब जो सही उत्तर है उसे आप क्लिक कर दीजिए। जिस विकल्प पर आपके द्वारा क्लिक किया गया है उसे हाईलाइट किया जाएगा और प्रश्न के लिए आपके द्वारा दिए गए उत्तर के रूप में माना जाएगा। मतलब अगर आप ए को क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, उसका जो बिंदी है वो हाईलाइट हो जाएगा। आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे वो हाईलाइट होगा। दूसरा ये बताया गया है कि यदि आप प्रश्न का प्रयास नहीं करना चाहते हैं तो आपको उस प्रश्न के लिए किसी विकल्प पर क्लिक नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ना चाह रहे हैं तो किसी भी विकल्प पर क्लिक मत करिए, उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिए और आप जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। मतलब आगे देखेंगे कि जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अगला सवाल आ जाता है। उस इंटरफेस पर आने पर आपको ये सारी चीज़ें सही सही दिखने लगेंगी। इसके बाद है कि सबमिट करने से पहले आप बुकमार्क सवालों की समीक्षा कर सकते हैं। अब एक बुकमार्क का ऑप्शन है। जैसे आपने सवाल पढ़ा उस समय आपको वो आंसर नहीं याद हो रहा, लेकिन आपको वो आंसर बाद में याद आ सकता है, तो आप उसको बुकमार्क करके टिक करके रख लीजिए, ताकि जो है बाद में आप उस सवाल को आसानी से हल कर पाएँ। अगला फिर कहता है कि आप अनुभागदार सारांश रिपोर्ट में पिछले अगले पर क्लिक करके सीधे प्रश्न संख्या पर क्लिक करके एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न के बीच आ जा कर सकते हैं, जिन्हें उत्तर दिए गए या उत्तर नहीं दिए गए बुकमार्क के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसमें ये नहीं है कि अब आपको मान लीजिए 10 नंबर सवाल आपने छोड़ दिया है और आप 50 नंबर सवाल पर हैं, तो आपको यहाँ तक आने के लिए आपको मतलब कि 40 बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है बैक पे। सिर्फ आप 10 नंबर क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, वो 10 नंबर क्वेश्चन खुल जाएगा, जिससे कि आपका समय और आसानी से आप सवाल पर जा सकते हैं। अब देखिए पूर्वावलोकन और सबमिशन के बारे में। मतलब कि आप पूर्वावलोकन कर लीजिए सबमिट करने से पहले कि आपको अब आपका टेस्ट जो है कंप्लीट हो गया है, आप आसानी से सबमिट करना चाहते हैं कि अब कोई भी अटेम्प्ट आपका नहीं बचा है क्वेश्चन का, या आप संतुष्ट हैं कि आपने सही जवाब सारे दे रखे हैं। कहता है कि जब भी उम्मीदवार नेविगेट करते हैं तो उत्तर सहेजने के लिए उत्तर सहेज लिए जाते हैं, जैसे अगला पिछला बटन पर क्लिक करने पर। मतलब कि जैसे आप कोई टिक कर दिए आंसर, फिर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक किए, तो इसका मतलब है कि वो पिछला सवाल आपका जो है वो सेव हो गया है,
ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यह कहता है कि आप परीक्षा के दौरान किसी भी प्रश्न का उत्तर बदल भी सकते हैं, दूसरे उत्तर विकल्प का चयन कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप मान लीजिए ए चुने हैं, बाद में आपको लगा ए नहीं सी होगा, तो आप इसके जगह पर सी को चुन सकते हैं। वो चुनने का आपको आज़ादी दिया गया है। साथ ही साथ सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले अपनी पसंद के विकल्पों में बदलाव भी कर सकते हैं। आप सबमिट करने से पहले जो है कोई भी विकल्प में बदलाव कर सकते हैं। परीक्षा शुरू होने के 85 मिनट बीत जाने के बाद केवल अंतिम प्रश्न पर डन बटन दिखाई देगा। मतलब जो है जैसे ही प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो अंतिम क्वेश्चन जो होगा उस पर ही डन बटन दिखाई देगा और आपको पेपर सबमिट करने के लिए उस डन बटन पर क्लिक करना होगा। 90 मिनट की समाप्ति के बाद उम्मीदवार किसी भी प्रश्न का उत्तर देने या अपने उत्तर के जांच करने में सक्षम नहीं होंगे। अगर समय खत्म हो गया है 90 मिनट, तो आप किसी भी प्रकार से उसमें उत्तर में बदलाव या कोई नया उत्तर नहीं दे सकते हैं। अब उम्मीदवार को केंद्र इंचार्ज द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक कारण से वंचित या अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये गलतियां आपको केंद्र पर पहुंचने पर नहीं करनी है। कौन कौन सी है? सबसे पहले तो आप अशांति पैदा न करें। यू आर द मेंबर ऑफ अ डिसिप्लिन्ड फोर्स। अपने डिसिप्लिन अनुशासन को बनाए रखिए, चाहे उस एग्ज़ाम में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं या आपको किसी और काम के लिए भी रखा गया है तो भी। तो अशांति पैदा नहीं करना है आपको। प्रतिरूपण के लिए, किसी अन्य के लिए परीक्षा लेने का प्रयास, अगर आप अटेम्प्ट किसी दूसरे का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। तीसरा है परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की सहायता देना या प्राप्त करना और उम्मीदवारों के बीच या बाहरी लोगों के साथ किसी भी रूप से संचार या संकेत देना या गड़बड़ी करना या परीक्षा हॉल के सीट प्रश्न पत्र को बदलने का प्रयास करना। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको क्या होगा? डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर आप कंप्यूटर के संचालन के साथ छेड़छाड़ करने या सिस्टम के साथ मध्यस्थता करने का प्रयास करते हैं, किसी प्रकार से उसे हैक करने की या किसी और चीज़ों को यूज करने की कोशिश करते हैं, तो भी आपकी जो है कि जो आपका कैंडिडेचर है उसे निरस्त किया जा सकता है। निरीक्षक से अनुमति के बिना परीक्षा केंद्र छोड़ना, बिना अनुमति के आपको नहीं छोड़ना है। निषिद्ध साधन को, मतलब जिन साधनों को मना किया गया है, जैसे कैलकुलेटर, सेलफोन, कागज़ के टुकड़े, इलेक्ट्रॉनिक डायरी, घड़ी, अलार्म, श्रवण यंत्र, रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफिक उपकरण या अन्य कोई अन्य अनाधिकृत उपकरण, इसको लेकर के आपको नहीं जाना है। परीक्षा केंद्र से परीक्षा प्रश्न और या परीक्षा जवाब किसी भी प्रारूप में ले जाने का प्रयास करना, मतलब आपको क्वेश्चन लिख करके भी वहाँ से नहीं लेकर के आना है, आप मेमोराइज कर सकते हैं उसको। निरीक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहना, निरीक्षकों या परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करना, उम्मीदवार द्वारा कोई संदिग्ध कृत्य जो परीक्षा पर्यवेक्षक की राय के अनुसार परीक्षा के दौरान अनुचितता का आभास पैदा करता है, उसमें भी आपको कैंडिडेचर आपका खत्म किया जा सकता है। 11वां है अनुचित साधनों का सहारा लेना या परीक्षा परिणाम के लिए परीक्षा के संचालन करने के लिए विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश करना गंभीर अपराध माना जाएगा। उम्मीदवार का नाम परीक्षा के उम्मीदवारों की सूची से उनका नाम हटा दिया जाना चाहिए और इससे इसी तरह के आगे के व्यवहार हो सकता है, क्योंकि यही उचित है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं परीक्षा संचालन में, तो भी आपको जो है वहाँ से कैंडिडेचर आपका खारिज किया जा सकता है। मुख्य निरीक्षक को उम्मीदवारों द्वारा किसी भी कदाचार के लिए परीक्षा केंद्र से खारिज करने के लिए अधिकृत किया जाता है और उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। जो भी एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं वो जो है आपको, अगर कैंडिडेचर आपका ख़त्म करते हैं तो उन्हीं को दिया गया है, यह निर्णय उनका अंतिम होगा। साथ में उम्मीदवारों को कोई भी कदाचार न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पूरी परीक्षा प्रक्रिया में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी और रिकॉर्ड की जा सकती है या की जाती है। तो इस तरीके से आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना है एग्ज़ाम के दौरान पर। तो शुरू में आपको ये सारा चीज़ मिलेगा। इन सारे चीज़ को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर है कि मैंने निर्देश पढ़ और समझ लिया है, मुझे आवंटित किए गए सभी कंप्यूटर हार्डवेयर काम करने की उचित स्थिति में है, मैं सहमत हूँ कि परीक्षा हॉल में मैं मोबाइल फ़ोन आदि जैसे कोई निषिद्ध गैजेट, कोई निषिद्ध सामग्री नहीं लाया हूँ, मैं मानता हूँ कि निर्देशों का पालन न करने के मामले में मुझे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है। यहाँ देखिए आपको टिक करने के लिए एक बॉक्स मिला है, उस बॉक्स पे आप टिक करेंगे तो यहाँ सबमिट का बटन नीला हो जाएगा। देखिए कैसे आपको इसमें फ़र्क दिख रहा है। यहाँ धुंधला सबमिट दिख रहा था आपको, ये सबमिट बटन आपको धुंधला दिख रहा होगा। जैसे ही आप इन निर्देशों पर टिक करते हैं ये गहरा हो जाता है। उसके बाद आपको इसी सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा कि आपके लिए पेपर में 100 क्वेश्चन हैं और आपको 90 मिनट
का जो है समय 100 क्वेश्चन रहेंगे, 80 अटैम्प्ट करने हैं, 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर आपको ये डमी है, इस कारण से यहाँ सिर्फ 10 प्रश्नों को लिया गया है। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में वो दिखें और हो सकता है ना भी दिखे, क्योंकि यह एक पब्लिकली चीज़ है, तो हो सकता है ये सवाल आपके एग्ज़ाम में ना आए। तो इस तरीके से अब हम आपको क्या करना है, अब आपको करना है स्टार्ट द टेस्ट। यहाँ आपको दिख रहा है स्टार्ट द टेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पॉपअप खुलेगा। देखिए यहाँ एक पॉपअप नया खुल गया। यहाँ पर आपका टेस्ट का इंटरफेस दिख रहा है। यहाँ आपको रोल नंबर दिखेगा, आपका यहाँ रोल नंबर दिखेगा जो आवंटन किया गया है, यहाँ आपका नाम दिखेगा, यहाँ एग्जामिनेशन का नाम दिखेगा, यहाँ डेट दिखेगा और यहाँ टाइमिंग दिखेगा। उसके बाद कैंडिडेट का एग्ज़ाम डे का जो फ़ोटो आपका लिया जाएगा वो यहाँ पर दिखेगा और आपका रजिस्टर्ड फ़ोटोग्राफ यहाँ दिखेगा। साथ ही साथ कितना आपका समय बाकी है वो यहाँ पर चलता जाएगा। देखिए एक एक करके कम होता जा रहा है। इसके बाद आप जो है यहाँ से अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पर व्यू प्रोफाइल है, यहाँ इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस आपने पहले ही पढ़ रखा है, इसलिए आपको उन चीज़ों को छोड़ देना है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर। तो इस साइड में आपको दिख रहा होगा समरी के बारे में। यहाँ देखिए आपको एक समरी वाला बटन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, यहाँ समरी। यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन दिख रहा है। इसके बाद अगर आप किसी क्वेश्चन का उत्तर दे देते हैं तो वो ग्रीन हो जाएगा, इस तरह का सिंबल उस क्वेश्चन के आगे बन जाएगा और यहाँ पर वो काउंटिंग में बढ़ जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं और फिर उसको बुक मार्क करते हैं कि नहीं मैं इसका उत्तर मुझे श्योर नहीं है, मैं बाद में कुछ चेंज करूँगा, तो आपको गोल कलर का ये इस तरह का सिंबल दिखेगा। फिर अगर आप कोई आंसर नहीं देते हैं उसको, लेकिन सिर्फ बुक मार्क करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह का खंदा बन जाएगा जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नॉट आंसर्ड वाला रेड कलर का जो है कोनिक बॉक्स बन जाएगा। और अगर आप आंसर नहीं देते हैं तो वह ऐसा धुंधला बॉक्स बना रहता है और यहाँ पर आपको उसकी संख्या, यहाँ पर सबकी संख्या दिखी रहेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर 100 सवाल हैं और आप अटैम्प्ट 70 कर चुके हैं तो आपको यहाँ अटैम्प्टेड में आपको 70 सवाल दिखेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको सारा चीज़ ध्यान देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर सवाल दिखेगा। सवाल आपको इसी अनुसार रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। उत्तर जो है सहजता के अनुसार दिया जाएगा। अगर संख्या में है तो सिर्फ एक ही में, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा तो उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। यहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चन को बुकमार्क करने का बॉक्स दिया हुआ है, उसको आप टच करेंगे तो वो बुकमार्क हो जाएगा। फिर आप नीचे आएंगे और तो यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन देख रहे होंगे, जिससे कि आप अगले सवाल पे जाएंगे। यहाँ क्लियर रिस्पांस दिख रहा होगा। अगर आप किसी सवाल का उत्तर टिक कर दिए हैं और आप चाहते हैं कि नहीं हम इस सवाल का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो क्लियर रिस्पांस करने पर उस सवाल का उत्तर मिट जाएगा। और लास्ट में आपको यहाँ डन बटन जो दिख रहा है, ये आप टोटली जब आपका एग्ज़ाम हो जाए, आपको लगे कि आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लिया है, तब जा कर के आप उसे डन बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो वो क्वेश्चन डन हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं अब कैसे कैसे इस पर क्या कुछ बदलाव होता है। सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ दिख रहा है कि व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो 1976 में यह पारित हुआ था। तो आपको ये पता है कि ऑप्शन आपने 4 देखा, 76 सही है। आप 76 पे जैसे टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये पहला सवाल ग्रीन हो गया, आपने ग्रीन कर दिया। यहाँ पर आपको ये इसके आगे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा कि आप इस सवाल का उत्तर ये दिए हैं और आपको सारा चीज़ इसमें दिख गया। अगर मान लीजिए आपको ये उत्तर मिटाना है तो कैसे मिटाएंगे? तो आपको आना पड़ेगा क्लियर रिस्पांस पर। क्लियर रिस्पांस पर देखिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से मिट गया, आपका उत्तर कुछ नहीं है। लेकिन इसका उत्तर सही वही है, तो मैं फिर से 1976 को जो है 1976 को टच कर देता हूँ। तो आप देखिए आंसर दिया गया तो ऐसा रहा। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। तो नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये दूसरा सवाल आपका ओपन हो जाएगा। दूसरा सवाल में फिर आपको सवाल पढ़ना है। कहता है कि दूसरा सवाल, विच लैंग्वेजेस शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड अ स्टेट विच हैज़ नॉट एडॉप्टेड हिंदी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब केंद्र और राज्य जहां हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, के बीच पत्र व्यवहार के प्रयोजन हेतु किस भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। आपको डाउट हो रहा है कि इसमें रीजनल लैंग्वेज हो या इंग्लिश हो, किस प्रकार से हो, तो आप इसको बुक मार्क कर सकते हैं कि अगर बाद में आपको इस सवाल का उत्तर देना है तो आप यहाँ पर बुक मार्क वाला बॉक्स में टिक कर दीजिए। तो आप जैसे ही देखिए बुक मार्क वाले बॉक्स में टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख गया बुक मार्क वाला, कि आपने आंसर नहीं दिया है, सिर्फ बुक मार्क करके रखा है।
और आप देखिए 2 सवालों को अटेम्प्ट करने के बाद ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि टोटल 10 सवाल है। 10 सवाल में से हमने क्या किया है, 1 सवाल को अटेम्प्ट किया है और 1 सवाल जिसको आंसर नहीं दिया है लेकिन बुकमार्क करके रखा है। 2 सवाल हमने किए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर डेटा दिखता रहेगा, आप इसी डेटा के हिसाब से उसे आसानी से अटेम्प्ट करते जाइएगा। अब मैंने इसे बुकमार्क कर लिया है। अब मैं अगले सवाल पे जाऊँगा। तो यहाँ देखिए अब प्रीवियस और नेक्स्ट 2 बटन दिखने लगा। तो प्रीवियस करने पे आप प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट करने पे आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट करके आगे के सवालों को देखते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे, तीसरा सवाल हमारे पास आ गया जो पार्ट बी का है। अब यहाँ पर पार्ट बी इसलिए दिख रहा है क्योंकि 2 पार्ट में पहले एग्जाम होता था, उसे बदल करके 1 पार्ट में कर दिया गया है। तो अब पार्ट बी वाला डैशबोर्ड कैसे दिखेगा, तो आपको लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पार्ट बी लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप उसको टच करेंगे तो ये पार्ट बी का पूरा खंदा खुल जाएगा। देखिए पार्ट बी में 8 सवाल है, वो 8 सवाल अब आप क्या करते हैं वो सारा एक्टिविटी आपका यहाँ पर सिंबॉलिक रूप से दिखता जाएगा। तो पहला सवाल कहता है रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेल सुरक्षा बल का कर्तव्य सुरक्षा करना और रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा के लिए कोई अन्य कार्य करना है। तो सभी को पता है कि आरपीएफ एक्ट धारा 11 में जो है बल सदस्यों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो यहाँ देखिए जैसे ही हमने 11 टच किया तो हमारा यहाँ पर ग्रीन सिंबल हो गया, मतलब कि हमने इसके अटैम्प्ट को क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया। फिर आगे चलते हैं, नीचे आएंगे, फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमको सवाल आ गया कि रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेलों पर आपत्तिजनक सामग्री ले जाना निषेध है। क्या 168 है, 162 है, 165 है, 160 है। तो अब देखिए कुछ ऐसे सवाल है जिसे आप आसानी से इस तरीके से काम कर सकते हैं। 160 में क्या है, गेट को तोड़ना और खोलना। 162 में रेल के जो है यात्री, महिला यात्री के लिए रिजर्व कोच है, उसमें प्रवेश करने के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से ये दोनों आंसर तो इसका हो ही नहीं सकता है। तो आपका संभावना है कि 50% आप इस सवाल को सही कर लेंगे। क्यों, या तो आप 165 को टच करेंगे या फिर 168 को। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 164 में गैस सिलेंडर वाला है और वहीं पर 165 में जो है कुछ आपत्तिजनक सामानों विस्फोटकों के बारे में बताया गया है। तो आप इसमें 165 को टच करेंगे। जैसे ही टच किया आपने, लेफ्ट साइड में देखिए आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पर भी ग्रीन टिक हो गया है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर, फिर नेक्स्ट का आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे, आपका टाइमिंग यहाँ पर देखिए, टाइमिंग यहाँ पर लेस होता जा रहा है। 1 घंटा 15 मिनट बचा है 1.5 घंटे की जगह। तो इसी तरीके से आप आसानी से आप अपने टाइमिंग को भी मैनेज कर सकते हैं। अब है मोहरबंद माल डिब्बे से पता लगाए गए पैकेज कमी को किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। मतलब शॉर्टेज ऑफ पैकेज डिडक्टेड फॉर सील इंटेक्ट वैगन विल बी रिकॉर्डेड इन विच रजिस्टर। आपको C12 रजिस्टर याद आ गया कि भाई C12 में जो है ऐसा होता है। तुरंत आपने C12 टिक किया, यहाँ ग्रीन हो गया। लेकिन फिर आपको डाउट हुआ कि नहीं, इसका सवाल का आंसर C12 नहीं हो सकता है, बाद में मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू करूँगा। तो आपने सोचा कि रिव्यू करने के लिए मैं इसको बुकमार्क कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इसको बुकमार्क करेंगे तो इसका सिंबल देखिए यहाँ पर इस तरीके का आ गया। इस तरीके का सिंबल बनते ही सवाल पर यह जान लेना है आपको कि मैंने उस सवाल का आंसर भी दिया है और उसको बुकमार्क भी किया है। मतलब लास्ट में डन करने से पहले आप इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। अगर आपने ऐसे ही बुकमार्क और आंसर भी कर रखा है तो भी वो आंसर तो आपने दे दिया सवाल का, इसलिए वो काउंटिंग में आ जाता है कि आपने सवाल जो है जितने आंसर दिए हैं वो उसमें काउंटिंग में वो चीज़ें आ गई हैं। फिर चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत जब तक शिकायत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती न्यायालय द्वारा उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता। तो 180 का ये सेक्शन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए। ये सारा याद रखिएगा, सवाल आपको यहाँ से दिख सकते हैं। वैसे इस सवाल का आपको उत्तर जो भी लगता है उसे आप कर सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर जो है आपको क्या हो सकता है, इस सवाल का उत्तर 180 का F आपको लगा, वो आपने टिक कर दिया। तो यहाँ देखिए ये ग्रीन हो गया। फिर हम चलते हैं आगे अगले सवाल पर। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको 5वां सवाल आ गया रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के अंतर्गत राजनीति में भाग लेने पर मनाही है। अब आपको लगता है कि इस सवाल का उत्तर आपको नहीं आता है तो आप सीधे नेक्स्ट कर दीजिए। तो आप अगले सवाल पर आ जाएंगे और 5वां सवाल आपका नॉट आंसर्ड वाला जो सिंबल है वो आपको यहाँ पर बन गया। तो इस तरीके से नॉट आंसर्ड वाला भी सिंबल हमने देखा। तो चारों सिंबल के बारे में आप यहाँ जान गए होंगे
अब आपके लिए है कि रेल चिकित्सा नियमों के अनुसार रेल सुरक्षा बल के लिए निर्धारित चिकित्सा कोटि क्या है। तो आरपीएफ कौन है, आरपीएफ जो है वो B1 वाला जो उनका मेडिकल होता है, तो B1 पे टिक किया, आप ग्रीन हो गया। फिर आइए नेक्स्ट सवाल पर आइए, इस तरीके से आप नेक्स्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद ये सवाल आ गया आपको कि रेल संरक्षा आयुक्त जो है किस मंत्रालय में आया, फिर आप उसको रेलवे मंत्रालय कर दिए। फिर नेक्स्ट कर दीजिए कि सेकंड क्लास जो है एक श्रेणी का पास किसका होता है, तो उसे हमने वाइट पर टिक कर दिया। तो अब देख लीजिए, हमको सारे सवाल हमने अटेम्प्ट कर लिए। ऊपर आप देखेंगे तो आपको 10 में से आपने 7 सवाल के उत्तर किए हैं, एक सवाल आपका आंसर्ड है लेकिन बुकमार्ड है, एक आंसर नॉट आंसर्ड है और बुकमार्क किया हुआ है, एक नॉट आंसर है। तो अब आपको डायरेक्ट उसी सवालों पे जाना है। तो 5वां सवाल जैसे यहाँ इस पर टच करेंगे, आप इस सवाल पर जैसे ही टच करेंगे आपको ये 5वें सवाल पे लेके जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे ही 5वें पे टच किया ये 5वें सवाल पर सीधे सीधे ले आया हमको। आपको इसका उत्तर देना है तो दे लीजिए, नहीं देना है तो आप छोड़ सकते हैं। आप तीसरे नंबर सवाल पे जाना है तो आप तीसरे नंबर पर क्लिक करिए और सीधे आप तीसरे नंबर पर आ गए। यहाँ से इसको बुकमार्क से हटा दीजिए तो ये ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। और आपको ऐसा लगता है कि इसका आंसर C14 है तो आप C14 चेंज कर दिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझको इसका आंसर नहीं देना है तो आप इसको क्लियर रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। तो ये नॉट आंसर्ड वाला जो है बक्सा इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब आपको देखिए, आपके पास एक ही अब क्वेश्चन बचा है। 2 क्वेश्चन आपने नॉट आंसर्ड किया है और एक क्वेश्चन नॉट आंसर्ड और बुकमार्क्ड है। कौन सा है, तो आप ऊपर है पार्ट ए में। तो पार्ट ए पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सवाल नंबर 2 पर आप टिक करेंगे, सीधे 2 पर पहुंचेंगे। तो यहाँ से आप इसको बुकमार्क से हटा दीजिए और आप इसका उत्तर या तो जो भी आपको लगाना है, मैं इंग्लिश यहाँ पर टच कर दे रहा हूँ। और इस तरीके से अब क्या दिखा रहा है कि आपने 10 में से 8 सवालों का उत्तर दिया है और 2 सवाल आपने छोड़ रखे हैं। तो ऐसे ही आपका जो है 100 सवालों में से क्या होगा, 80 का उत्तर और 20 आपका लेफ्ट यहाँ पर दिखना चाहिए। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है फिर। ठीक है, या तो फिर आप नॉट आंसर्ड और बुकमार्क करके रखते हैं तो भी वो जो है इसी काउंटिंग इस 20 में आ जाएगा। कुछ सवाल है यहाँ पर। इस तरीके से आपको पूरा इंटरफेस देखना है। बस आपको ये देखना है कि आपका जो आंसर्ड है ये आपका 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी आपको आंसर देने हैं। तो अब हम लमसम जो है टेस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग टेस्ट में आगे चलेंगे क्या, अब हम लोग टेस्ट में चलेंगे इसको डन करने के लिए। तो जैसे ही आपको लगता है कि आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, समय आपका पूरा होने वाला है, तो आप जो है इसके डन पर क्लिक करिए। डन पे क्लिक करने के बाद ये आपको दिखाएगा वार्निंग नंबर 1 कि अगर आपको बैक जाना है, यहाँ पर देखिए, अगर गो बैक जाना है फिर से एग्ज़ाम में तो आप यहाँ क्लिक करिए। और अगर आप श्योर है कि आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया है तो यहाँ फिनिश पर क्लिक करिए। तो हम श्योर हैं कि मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया है तो हम यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। फिनिश पे क्लिक करते ही फिर ये बताएगा क्या हमारा डिटेल कि आपने 8 सवालों का जवाब दिया है। ठीक है, 2 सवालों का जवाब नहीं दिया है और कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको आपने आंसर किया लेकिन बुकमार्क करके रखा, कुछ ऐसे हैं जो कि आंसर नहीं दिया और बुकमार्क करके रखा। वो पूरा आपको बाइफर्केशन यहाँ पे आ जाएगा। और फिर ये वार्निंग नंबर 2 कहता है कि अभी भी आप बैक जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बैक करके जा करके कुछ सुधार कर सकते हैं अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो। नहीं तो अगर आप श्योर हैं तो यहाँ पर आप कंप्लीटेड फिनिश पर क्लिक करिए। तो जैसे ही आप वहाँ पर फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आपका ये टेस्ट जो है फाइनल वार्निंग पे चला जाएगा। और फाइनल वार्निंग में क्या बताएगा कि लास्ट चांस है आपके पास, यहाँ से आप गो बैक होइए एग्ज़ाम पर यहाँ से, या नहीं तो वंस यू हैव कन्फर्म दैट यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट यू कैन नॉट कंटिन्यू विद द टेस्ट। और अगर आपको सबमिट करना है तो आप इस फिनिश बटन पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका ये टेस्ट फिनिश हो जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर एग्ज़िट बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है आप उस ब्राउज़र से वहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा और आप लोग CBT एग्ज़ाम कैसे अटेंड कर पाएंगे वो सारी चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे। इसका जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप अपने मोबाइल पर, ये वीडियो मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप अपने मोबाइल पर भी या किसी डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर जहाँ पर भी हो इस लिंक को क्लिक करके आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में यह काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे भी प्रमोशन से संबंधित कुछ भी वीडियो हो वो इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा।
चलिए तो वीडियो को समाप्त करते हैं एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।